दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 50 साल का एक्टर जो पिछले 2 दशकों से लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहा था, अचानक कैसे इंटरनेट की सबसे बड़ी सनसनी बन गया। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। ये एक डायलॉग नहीं बल्कि 2025 का वायरल मोमेंट बन गया। मौत बड़ी कसाईनुमा होती। धुरंधर फिल्म के इस सीन ने यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक तहलका मचा दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन है ये एक्टर जिसने रणवीर सिंह जैसे अभिनेता को अपनी परफॉर्मेंस से पीछे छोड़ दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के उस सबसे अंडररेटेड और रहस्यमयी एक्टर की जिसने अपने करियर में ऐसे उतार चढ़ाव देखे कि एक पूरी फिल्म बन जाए। ये कहानी है विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना की, एक ऐसे इंसान की जो स्टारडम के पीछे नहीं भागा बल्कि अपनी शर्तों पर जिया और आज 50 साल की उम्र में वो मकाम हासिल किया जो उन्हें 25 की उम्र में नहीं मिला। लेकिन इस सफलता के पीछे का सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। फराह खान से लेकर आम दर्शकों तक सभी कह रहे हैं, अक्षय खन्ना आप सच में ऑस्कर डिजर्व करते हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, आई वेंट एज अ रणवीर फैन बट आई केम आउट एज अक्षय खन्ना फैन। तो आखिर ऐसा क्या है इस एक्टर में जो 50 साल की उम्र में भी इस एक्टर ने शादी नहीं की? क्यों इन्होंने कभी भी पीआर टीम नहीं रखी? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्या हुआ था कि ये 4 साल तक बॉलीवुड से गायब हो गए? चलिए शुरू करते हैं इस अनसुनी कहानी को जो आपको बॉलीवुड की असलियत दिखाएगा। 28 मार्च 1975 मुंबई में एक बच्चे का जन्म होता है जहां चारों तरफ फेम, पैसा और ग्लैमर था। पिता थे विनोद खन्ना, 80 के दशक के वो सुपरस्टार जो अमिताभ बच्चन को भी टक्कर देते थे। माँ थी गीतांजलि जो अपने जमाने की मशहूर मॉडल थी। और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने अक्षय खन्ना थे। जब अक्षय महज 5 साल के मासूम बच्चे थे, उसी उम्र में एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। विनोद खन्ना जो उस वक्त अपने करियर के पीक पर थे, उनके पास फिल्मों की लाइन लगी हुई थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। अचानक एक दिन उठे और बोले, मुझे इस सब से कुछ नहीं चाहिए, मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर विनोद खन्ना अपनी पत्नी, अपने 2 छोटे बेटों को मुंबई में छोड़कर अमेरिका चले गए। वहां जाने का मकसद था ओशो रजनीश के साथ रहना और आध्यात्म की खोज करना। विनोद खन्ना ओशो के आश्रम में रहने लगे। गीतांजलि शुरू में अपने बच्चों को लेकर अमेरिका चली गई और पति के साथ रहने की कोशिश की, लेकिन आश्रम का माहौल बच्चों के लिए सही नहीं था। वहां की लाइफस्टाइल एक माँ और 2 छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। कुछ महीनों की कोशिश के बाद गीतांजलि अपने बच्चों को लेकर भारत वापस लौट आई। दूरियों ने रिश्तों में दरार डाल दी। विनोद खन्ना लौटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पूरे 5 साल तक विनोद खन्ना अमेरिका में रहे। इस बीच 1985 में गीतांजलि ने उनसे तलाक ले लिया। ये वो दौर था जब छोटे अक्षय का बचपन छिन गया। इस घटना ने अक्षय के व्यक्तित्व पर गहरा असर डाला। वो एक शांत, अंतर्मुखी और अलग तरह के इंसान बन गए। जहां बाकी स्टार किड्स पार्टियों और सोशल गैदरिंग्स में जाते, वहीं अक्षय अकेले रहना पसंद करने लगे। 1987 में जब ओशो विवादों में घिर गए और उनका आश्रम बंद हो गया, तब विनोद खन्ना भारत लौटे। लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका था। पत्नी जा चुकी थी, बच्चे बड़े हो रहे थे। अक्षय तब तक 12 साल के हो चुके थे। विनोद खन्ना ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन अपने पहले बच्चों से मिलने आते रहे। धीरे धीरे अक्षय के मन में पिता के लिए कड़वाहट कम होने लगी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है, जिस चीज ने अक्षय को सबसे ज्यादा तोड़ा, आगे चलकर वही चीज उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। पिता की गैर मौजूदगी ने उन्हें सिखाया कि अकेले रहना और अपनी शर्तों पर जीना क्यों जरूरी है। अक्षय की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल में हुई। फिर 11वीं और 12वीं के लिए उन्हें ऊटी के लॉरेंस स्कूल भेजा गया। ये बोर्डिंग स्कूल था जहां अक्षय को अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों मिली। पढ़ाई में अक्षय का मन कभी नहीं लगा। वो खुद कहते हैं कि मैं एकेडमिक्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ना अच्छे मार्क्स आते थे, ना ही मेरा मन पढ़ाई में लगता था। मुझे तो बस ये पता था कि मैं एक्टिंग करूंगा। लेकिन स्पोर्ट्स में वो काफी अच्छे थे, खासकर बैडमिंटन में उनकी अच्छी पकड़ थी।
आपको जानकर हैरानी होगी कि बचपन में अक्षय खन्ना और करण जौहर साउथ बॉम्बे में पड़ोसी थे और दोनों एक ही बैडमिंटन कोर्ट में खेलते। लेकिन यहाँ जो होता वो बिल्कुल फिल्मी था। अक्षय बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते थे जबकि करण बेहद खराब। खुद करण जौहर ने कॉफी विद करण में कबूल किया था कि जब अक्षय बैडमिंटन कोर्ट में आते वो करण को देखकर गुस्से में बोलते, तुम कोर्ट से बाहर निकलो, तुम्हें खेलना नहीं आता। और सीधे साधे करण बिना विरोध किए बाहर चले जाते। लेकिन ये बचपन की तलखी शायद आगे चलकर भारी पड़ी। करण जौहर ने अपनी किसी भी फिल्म में अक्षय को कभी कास्ट नहीं किया। 11वीं में अक्षय HR कॉलेज गए लेकिन 1 साल में ही फेल हो गए। परिवार ने सोचा कि शायद माहौल बदलने से फर्क पड़े और उन्हें ऊटी भेज दिया। लेकिन वहां भी पढ़ाई से ज्यादा उनका ध्यान स्पोर्ट्स और एक्टिंग में ही रहा। 17 साल की उम्र में एक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। कॉलेज का फाइनल एग्जाम था। अक्षय ने पूरी तैयारी नहीं की। वो जानते थे कि वो फेल हो जाएंगे, तो उन्होंने फैसला किया और वो एग्जाम हॉल गए ही नहीं। महीनों तक उन्होंने घर में ये बात छिपाई कि वो पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं। लेकिन एक दिन हिम्मत जुटाकर उन्होंने अपनी माँ और पिता को सच बता दिया। दोनों बेहद गुस्सा हुए, लेकिन अक्षय ने साफ कह दिया, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे कुछ और नहीं आता और मैं कुछ और नहीं करूंगा। इस समय तक विनोद खन्ना भारत लौट चुके थे और बॉलीवुड में फिर से एक्टिव हो गए थे। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर बेटे को एक्टर बनना है तो बनने दो, लेकिन सही तरीके से। अक्षय खन्ना जब 22 साल के थे, उनके पिता विनोद खन्ना ने तय किया कि वो अपने बेटे को बॉलीवुड में सबसे बड़ा लॉन्च देंगे और इसके लिए बनाई गई फिल्म हिमालय पुत्र। वो अपने बेटे के लिए कोई आम चेहरा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत की लड़कियों को छोड़ दिया और सीधे लंदन पहुंच गए। जी हाँ, विनोद खन्ना लंदन गए, वहां अखबारों में इश्तेहार दिया, सैकड़ों लड़कियों का ऑडिशन लिया, तब जाकर उन्हें मिली अंजना जावेरी। पहले बिपाशा बासु को फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने न्यू कमर के साथ काम करने से इनकार कर दिया। इतना पैसा, इतनी मेहनत, लंदन तक की भाग दौड़, सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया देख सके कि विनोद खन्ना का बेटा फिल्म में आ रहा है। फिल्म की कहानी थी एक बेटे की जो अपने खोए हुए पिता को ढूंढता है और रियल लाइफ में अक्षय ने अपने पिता को 5 साल की उम्र में खो दिया था जब वो संन्यास लेकर चले गए थे। कहानी और हकीकत में एक ड्रामनी समानता थी। 1997 में जब फिल्म रिलीज हुई तो उम्मीदों का पूरा हिमालय ही ढह गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई, करोड़ों रुपए डूब गए। लेकिन विनोद खन्ना ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने कनेक्शन इस्तेमाल किए और अक्षय को कुछ और प्रोजेक्ट्स दिलवाए। उस वक्त JP दत्ता फिल्म बॉर्डर बना रहे थे। ये फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित थी। फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ जैसे बड़े नाम थे। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात हुई जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी मिसकास्टिंग कही जा सकती है। सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर का रोल, जो आगे चलकर अक्षय खन्ना का सबसे यादगार किरदार बना, इस रोल को सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन ने ठुकरा दिया था। जी हाँ, इन सभी एक्टर्स को ये रोल छोटा लगा तो सबने इनकार कर दिया और ये रोल अक्षय खन्ना को मिल गया, एक ऐसे न्यूकमर को जिसकी पहली फिल्म अभी अभी फ्लॉप हुई थी। अक्षय ने बिना कोई नखरा किए हाँ कर दी। बॉर्डर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अक्षय खन्ना को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वही रोल जो बड़े स्टार्स ने ठुकरा दिया था, वही अक्षय के लिए जैकपॉट बन गया। लेकिन बॉलीवुड इतनी आसानी से किसी को भी सिर पर नहीं बिठाता। जो आगे होने वाला था वो अक्षय के लिए एक लंबी परीक्षा थी। बॉर्डर की सफलता के बाद लगा कि अब अक्षय खन्ना का करियर पटरी पर आ गया है, लेकिन अगले 2 साल ने सब कुछ बदल दिया। 1997 से 1999 के बीच अक्षय की एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होती गईं। मोहब्बत, भाई भाई, डोली सजा के रखना, कुदरत, लावारिस, ये सभी फिल्में फ्लॉप रहीं। हर फिल्म में अक्षय की एक्टिंग की तारीफ होती, लेकिन फिल्में नहीं चलती। धीरे धीरे एक धारणा बनने लगी, अक्षय खन्ना बॉक्स ऑफिस के लिए पॉइजन है, वो अकेले दम पर फिल्म नहीं चला सकते। ये बहुत तकलीफदेह था। अक्षय खन्ना जानते थे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिल्में क्यों नहीं चल रही, क्या कमी है, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन 1999 में एक फिल्म आई जिसने सब कुछ बदल दिया। सुभाष घई, जो उस दौर के सबसे बड़े फिल्म मेकर्स में से एक थे, उन्होंने देखा कि आप लौट चले में अक्षय और ऐश्वर्या की केमिस्ट्री कुछ खास है। ये फिल्म भले ही फ्लॉप हुई हो, लेकिन दोनों की जोड़ी को लोगों ने पसंद किया। तो घई साहब ने तय किया कि वो दोनों को अपनी अगली फिल्म ताल में लेंगे।
साथ में लिया अनिल कपूर को, म्यूजिक दिया AR रहमान ने। ताल सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक अनुभव था, हर गाना मास्टरपीस। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय पूरी तरह से ऐश्वर्या राय पर फिदा हो गए थे। बाद में करण जौहर के शो पर उन्होंने कबूल किया, मैं उन्हें पागलों की तरह घूरता रहता था। वो इतनी खूबसूरत थे कि नजर हटाना मुश्किल था। ऐश्वर्या और अक्षय के अफेयर की अफवाहें भी उड़ी, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त ऐश्वर्या का नाम सलमान खान के साथ जुड़ने लगा था। ताल ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अक्षय खन्ना एक बार फिर चर्चा में आ गए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 2002 से 2001 में बॉलीवुड में एक नई लहर आई। यंग फिल्म मेकर्स नई तरह की कहानियां लेकर आ रहे थे। उन्हीं में से एक थे फरहान अख्तर, जो अपनी पहली फिल्म बनाने वाले थे। दिल चाहता है फिल्म की कहानी थी 3 दोस्तों की जो गोवा जाते हैं और वहां उन्हें अपने प्यार और जिंदगी के मायने समझ आते हैं। शुरुआती कास्टिंग के मुताबिक फरहान चाहते थे कि ऋतिक रोशन सिड बने और अक्षय खन्ना आकाश, लेकिन जब ऋतिक ने फिल्म छोड़ दी और आमिर खान की एंट्री हुई तो सब कुछ बदल गया। आमिर ने स्क्रिप्ट सुनी और साफ कह दिया, मैं आकाश का रोल करूंगा। यानी जो रोल अक्षय के लिए था वो आमिर ने ले लिया और अक्षय को मिला सिड का रोल, एक शांत, शर्मीला, इमोशन से भरा किरदार। अक्षय ने बिना किसी नखरे के हाँ कर दी और ये उनके करियर का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। सिड का किरदार इतना खूबसूरत था कि आज 24 साल बाद भी लोग उसे याद करते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी बन जाए, मैं बस यही चाहता हूँ कि वो खुश रहे। ये डायलॉग आज भी लोगों को रुला देता है। फिल्म सुपर हिट रही और अक्षय को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म में आमिर और सैफ ने मस्ती की, लेकिन दिल अक्षय ने जीता। 2002 से 2007 का दौर अक्षय के करियर का सबसे बेहतरीन दौर था। इस दौरान उन्होंने कई यादगार फिल्में की, हमराज, दीवानगी, हंगामा, हलचल, चाइना टाउन, सलामे इश्क, नकाब। इन सभी फिल्मों में अक्षय ने अलग अलग किरदार निभाए। लेकिन 2007 में एक फिल्म आई जिसने क्रिटिक्स का दिल जीत लिया। वो फिल्म थी गांधी माय फादर। इस फिल्म में अक्षय ने महात्मा गांधी के बेटे हरिलाल गांधी का किरदार निभाया, एक ऐसा बेटा जो अपने पिता की छाया से बाहर नहीं निकल पाया और शराब की लत में डूब गया। अक्षय की परफॉर्मेंस इतनी दमदार थी कि उन्हें ऑस्ट्रेलियन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, क्योंकि उस दौर में ऐसी सीरियस फिल्में नहीं चलती थीं। 2007 का साल था। फिल्म थी तारे ज़मीं पर। यह कहानी थी एक डिस्लेक्सिक बच्चे की और उसके टीचर की, जो उसे समझाता है और उसकी प्रतिभा को निखारता है। अमोल के दिमाग में टीचर राम शंकर निकुम के रोल के लिए सिर्फ और सिर्फ अक्षय खन्ना का चेहरा था। अक्षय के दिल चाहता है वाली संवेदनशील इमेज इस रोल के लिए परफेक्ट थी। अमोल आमिर खान के पास गए, लेकिन वो सिर्फ इसलिए गए थे ताकि आमिर उन्हें अक्षय से मिलवा दें या उनका नंबर दें। आमिर और अक्षय अच्छे दोस्त माने जाते थे, लेकिन यहाँ जो हुआ वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी बेईमानी थी। आमिर ने कहा, पहले मुझे स्क्रिप्ट सुनाओ। अमोल ने सोचा कोई दिक्कत नहीं, सुना देते हैं। जैसे ही आमिर ने स्क्रिप्ट सुनी, उनकी आंखें चमक उठी। उन्हें पता चल गया कि ये फिल्म इतिहास रचने वाली है। और फिर आमिर ने जो किया वो कोई दोस्त नहीं बल्कि एक प्रतिद्वंदी करता है। उन्होंने कहा, मैं ये फिल्म प्रोड्यूस करूंगा और मैं खुद ही ये रोल करूंगा। अमोल हैरान रह गए। उन्होंने कहा, लेकिन ये रोल तो अक्षय के लिए लिखा गया है। जब तक अक्षय को इस बात का पता चलता, फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। बाद में आमिर खान ने अक्षय से मुलाकात की और बिना किसी शर्मिंदगी के ये सब बता दिया। कोई और एक्टर होता तो मीडिया में तूफान खड़ा कर देता, लेकिन अक्षय ने चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने कोई बवाल नहीं किया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी की। तारे ज़मीं पर रिलीज हुई और नेशनल अवार्ड जीता। आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट बन गए और अक्षय को ये एहसास हो गया कि इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा जरूरी है अपनी जगह के लिए लड़ना, और ये लड़ाई वो कभी नहीं कर पाए। ये घटना अक्षय के करियर का टर्निंग पॉइंट थी। इसके बाद से उनका करियर लगातार गिरावट पर जाने लगा। लेकिन अक्षय के करियर की सबसे बड़ी चुनौती कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी उनका अपना शरीर। महज 19-20 साल की उम्र में अक्षय के बाल झड़ने शुरू हो गए। प्रीमेच्योर बाल्डनेस ये बीमारी अनुवांशिक हो सकती है या तनाव की वजह से। अक्षय ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, ये ऐसा था जैसे कि किसी पियानिस्ट की उंगलियां काट दी जाए। एक एक्टर के लिए उसका लुक सबसे ज्यादा मायने रखता है। हर सुबह अक्षय आईने में खुद को देखते और महसूस करते कि उनकी जवानी रेत की तरह फिसल रही है।
इंडस्ट्री के लोग जो कल तक उनकी खूबसूरती की कस्में खाते थे, अब दबी दबी जुबान में विग और हेयर ट्रांसप्लांट की बातें करने लगे। कहते हैं कि अक्षय ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया लेकिन वो सफल नहीं रहा। कुछ फिल्मों में उन्होंने विग पहनी, कुछ में हेयर पैचेस लगाए, लेकिन ये उनके अंदर एक गहरी इनसिक्योरिटी पैदा कर गई। दिल चाहता है फिल्म आते आते उनका गंजापन पूरी तरह विजिबल हो गया और यहीं से लोगों का नजरिया बदलने लगा। उन्हें रोमांटिक हीरो के तौर पर रिजेक्ट किया जाने लगा। इनसिक्योरिटी ने अक्षय को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। करियर की परेशानियों के साथ साथ अक्षय की पर्सनल लाइफ में भी तूफान आने वाला था। 90 के दशक के अंत में करिश्मा कपूर उस दौर की नंबर 1 हीरोइन थी। उनका अजय देवगन के साथ भी रिलेशनशिप था, लेकिन बाद में ब्रेकअप हो गया। इसी दौर में करिश्मा को अक्षय खन्ना में सहारा मिला। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। बात डेटिंग से आगे बढ़कर शादी की हद तक पहुंच गई। करिश्मा के पिता रणधीर कपूर को अक्षय बहुत पसंद थे, क्योंकि अक्षय उनके दोस्त विनोद खन्ना के बेटे थे। रणधीर कपूर खुद विनोद खन्ना के घर गए और रिश्ते की बात की। विनोद खन्ना भी खुश हुए। दोनों खानदान तैयार थे। शादी की तारीखें तय होने वाली थीं। लेकिन यहाँ एंट्री हुई एक विलन की, करिश्मा की माँ बबीता। बबीता कपूर करिश्मा के करियर को बहुत सीरियसली लेती थीं। वो उनके हर फैसले में शामिल रहती। जब उन्हें शादी की बात पता चली तो उन्होंने थोड़ी रिसर्च करी और रिसर्च में जो निकला वो बबीता को पसंद नहीं आया। अक्षय खन्ना की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। वो बॉक्स ऑफिस पर कोई जादू नहीं दिखा पा रहे थे। दूसरी तरफ करिश्मा उस वक्त की नंबर 1 हीरोइन थी। बबीता ने सोचा मेरी बेटी की शादी एक फ्लॉप एक्टर से नहीं हो सकती। उन्होंने करिश्मा को समझाया और दबाव बनाया और आखिरकार करिश्मा ने अक्षय को ना कह दी। रिश्ता टूट गया। अक्षय के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उन्हें ये एहसास हो गया कि इस इंडस्ट्री में प्यार भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर किया जाता है। यहाँ रिश्ते बिजनेस की तरह तय होते हैं। इस घटना के बाद अक्षय ने शायद तय कर लिया कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे। 2008 से 2012 तक अक्षय का करियर तेजी से नीचे की ओर जाने लगा। 2008 में उनकी फिल्म आई रेस। इसमें उनका रोल अच्छा था, लेकिन फिल्म की सारी लाइमलाइट सैफ अली खान और कटरीना कैफ ले गए। मेरे बाप, पहले आप, आक्रोश, नो प्रॉब्लम सब फिल्में फ्लॉप हो गईं। 2010 में आई फिल्म 30 मार खां। फराह खान की ये फिल्म इतनी बड़ी डिजास्टर थी कि इसका धब्बा सबकी फिल्मोग्राफी पर लग गया। हालांकि अक्षय का रोल मजेदार था, लेकिन फिल्म की विफलता ने उन्हें भी प्रभावित किया। 2012 में आई फिल्म गली गली चोर है। ये फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हुई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय को एक गंभीर बैक इंजरी हुई, जिसकी वजह से शूटिंग 3 हफ्ते रोकनी पड़ी और इस फिल्म के बाद अक्षय खन्ना गायब हो गए। 2012 से 2016 तक ना कोई फिल्म, ना कोई पार्टी, ना कोई इंटरव्यू। अक्षय खन्ना हर जगह से गायब हो गए। बॉलीवुड में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कोई कहता अक्षय शराब के आदी हो गए हैं और किसी रिहैब सेंटर में भर्ती हैं। 2008 में एक बार उनकी नशे में फोटो वायरल हुई थी, तो ये अफवाह और पक्की हो गई। कोई कहता वो डिप्रेशन में है और कोई कहता कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो गई है। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि अक्षय ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया है, लेकिन सच कुछ और था। अक्षय ने बाद में कई इंटरव्यूज में इन 4 सालों के बारे में बात की और सच्चाई बहुत गहरी थी। उन्होंने कहा कि अक्षय को वो रोल नहीं मिल रहे थे जो वो करना चाहते थे। जो भी रोल मिल रहे थे वो या तो बहुत छोटे थे या फिर ऐसे जिनमें कुछ करने लायक नहीं था। वो कहते हैं मैं सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर सकता, मुझे ऐसा काम चाहिए जिसमें मैं अपना दिल लगा सकूं। बार्नेस की इनसिक्योरिटी, लगातार लोगों के नेगेटिव कमेंट्स, प्रोड्यूसर्स का रिजेक्शन, इस सब ने अक्षय को अंदर से तोड़ दिया था। सबसे बड़ी वजह थी पिता की बीमारी। विनोद खन्ना को कैंसर हो गया था। उनकी सेहत तेजी से बिगड़ रही थी। अक्षय ने तय किया कि वो अपने पिता के साथ वक्त बिताएंगे। जिस पिता ने उन्हें 5 साल की उम्र में छोड़ दिया था, उसी पिता के अंतिम वर्षों में अक्षय ने सब कुछ छोड़कर उनके साथ रहने का फैसला किया। अक्षय अलीबाग में अपने फार्म हाउस पर चले गए। वहां उन्होंने एकांत में वक्त बिताया। गार्डनिंग की, शतरंज खेली, स्क्वैश खेला, स्विमिंग की। उन्होंने कई बुक्स पढ़ी, इंटरनेशनल सिनेमा देखा और खुद को फिर से खोजा। 2017 में विनोद खन्ना का निधन हो गया और 2018 में उनकी मां गीतांजलि भी चल बसी। अक्षय अकेले रह गए, लेकिन ये अंधकार का दौर उनके लिए पुनर्जन्म का समय था। दुनिया जिसे उनका पतन समझ रही थी, वो असल में उनका ट्रांसफॉर्मेशन था। 2016, 4 साल बाद अक्षय खन्ना स्क्रीन पर लौटे।
फिल्म थी ढिशुम, जिसमें जॉन इब्राहिम और वरुण धवन लीड रोल में थे। अक्षय ने विलन बाघा का किरदार निभाया। जब अक्षय सेट पर पहुंचे तो उनके हाथ पैर कांप रहे थे। वो खुद कहते हैं कि ये ऐसा था जैसे मैं कोई न्यू कमर हूँ। 4 साल बाद कैमरे के सामने आना बहुत मुश्किल था, लेकिन अक्षय की परफॉर्मेंस दमदार थी। फिल्म हिट रही। ये एक संकेत था। अक्षय खन्ना ने हीरो बनने का मोह छोड़ दिया। वो अब एक एक्टर बनना चाहते थे। इसके बाद आई फिल्म मॉम, जिसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रोल निभाया। श्रीदेवी के साथ उनकी केमिस्ट्री बेहतरीन थी। फिर आई फिल्म इत्तेफाक, सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा के साथ। इस थ्रिलर में अक्षय ने एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया। 2019 में द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म आई, जिसमें अक्षय ने मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर संजय बारू का किरदार निभाया। फिल्म विवादास्पद रही, लेकिन अक्षय की एक्टिंग की तारीफ हुई। लेकिन 2019 की असली गेम चेंजर फिल्म थी सेक्शन 375। ये एक कोर्टरूम ड्रामा था जो रेप कानून पर आधारित था। अक्षय ने एक बचाव पक्ष के वकील का किरदार निभाया, जो फिल्म डायरेक्टर की तरफ से लड़ रहा है, जिस पर रेप का आरोप है। किरदार नैतिक रूप से ग्रे था। एक ऐसा वकील जो जानता है कि उसका क्लाइंट शायद गुनाहगार है, लेकिन फिर भी वो अपना काम करता है क्योंकि वो सिस्टम में यकीन करता है। अक्षय की परफॉर्मेंस इतनी दमदार थी कि क्रिटिक्स ने उन्हें उस साल के बेस्ट एक्टर में गिना। 2022 अजय देवगन की दृश्यम फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म आने वाली थी। पहली फिल्म सुपरहिट रही थी। दूसरी फिल्म के लिए मेकर्स एक ऐसे एक्टर को ढूंढ रहे थे जो अजय देवगन को टक्कर दे सके, और उन्हें मिले अक्षय खन्ना। अक्षय ने आईजी तरुण का किरदार निभाया, एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो शांत है, कैलकुलेटिव है और बेहद बुद्धिमान है। फिल्म रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया। लोग कह रहे थे कि अजय देवगन के सामने अक्षय खन्ना ने शो स्टिल कर लिया। बिना लड़े सामने वाले की ढाल गिराने का मजा कुछ और है। ये सीन आज भी वायरल होता रहता है। दृश्यम 2 ने साबित कर दिया कि अक्षय खन्ना अब वापस आ चुके हैं। इस फिल्म में एक और बात ध्यान देने वाली थी। अक्षय ने अपने गंजेपन को छिपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे अपने किरदार का हिस्सा बना दिया। ये वो मोमेंट था जब अक्षय ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। फिल्म की सफलता के बाद प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। सभी अक्षय के साथ काम करना चाहते, लेकिन अक्षय ने अपनी शर्तें रखी। मैं सिर्फ वही काम करूंगा जो मुझे चैलेंज करे और जो मेरी स्किल्स को बेहतर बनाए। 2025 में जब छावा का ट्रेलर रिलीज हुआ तो लोग विक्की कौशल को देखकर मंत्रमुग्ध थे। लेकिन एक चर्चा और थी, औरंगजेब कौन है? ट्रेलर में औरंगजेब का किरदार इतना ट्रांसफॉर्मेटिव था कि लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये कौन है। जब क्रेडिट्स में अक्षय खन्ना का नाम आया तो सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। अक्षय ने औरंगजेब के लिए पूरी तरह से खुद को बदल दिया था। मेकअप, बॉडी लैंग्वेज, आवाज का मॉड्यूलेशन, सब कुछ। उन्होंने औरंगजेब को एक कार्टून विलन की तरह नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड, शांत और क्रूर शासक के रूप में पेश किया। फिल्म में एक सीन है जहां अक्षय बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपनी आंखों से पूरे दरबार में डर पैदा कर देते हैं। यह सीन आज भी एक्टिंग वर्कशॉप्स में दिखाया जाता है। इस फिल्म ने 601 करोड़ की कमाई की और अक्षय की तारीफ हर तरफ से आई। क्रिटिक्स ने लिखा, विक्की कौशल शेर की तरह दहाड़ा, लेकिन अक्षय खन्ना की खामोशी ने स्क्रीन फाड़ दी। और फिर आया 2025 आदित्य धर की धुरंधर, रहमान डकैत उर्फ अक्षय खन्ना। जब फिल्म का ट्रेलर आया तो सोशल मीडिया ने एक नया स्टार खोज लिया। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। ये डायलॉग रातों रात वायरल हो गया। मीम्स बनने लगे, रील्स बनने लगी। फिल्म में रणवीर सिंह लीड एक्टर थे, एनर्जी का पावर हाउस। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो थिएटर से बाहर निकलने वाली ऑडियंस एक ही बात कह रही थी, अक्षय खन्ना ने फिल्म चुरा ली। फराह खान ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करके लिखा, अक्षय खन्ना आप सच में ऑस्कर डिजर्व करते हैं। फिल्म ने जबरदस्त कमाई की और 2025 को ऑफिशियली अक्षय खन्ना का साल घोषित कर दिया गया। लेकिन इस सफलता के पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। लद्दाख की जानलेवा ऊंचाई पर शूटिंग के दौरान अक्षय की हालत बहुत खराब हो रही थी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर शॉट के बाद उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जैसे ही डायरेक्टर एक्शन बोलता, अक्षय के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती थी। यह है असली प्रोफेशनलिज्म, यह है डेडिकेशन। यही चीज अक्षय खन्ना को बाकियों से अलग बनाती है। अब बात करते हैं अक्षय की पर्सनल लाइफ की। 50 साल के अक्षय खन्ना आज भी कुंवारे हैं। वो इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं है। उनका नाम बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ा। ऐश्वर्या राय के साथ ताल के दौरान रोमांस की अफवाहें थीं। रिया सेन और नेहा के साथ भी उनके लिंकअप की खबरें आईं।
सबसे सीरियस रिलेशनशिप तारा शर्मा के साथ था। साया फिल्म की एक्ट्रेस तारा शर्मा के साथ अक्षय की सगाई भी हो गई थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ता टूट गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉन इब्राहिम इस ब्रेकअप की वजह बने। तारा को जॉन से प्यार हो गया और उन्होंने अक्षय से सगाई तोड़ दी। ये अक्षय के लिए एक और दिल टूटने वाला पल था। करिश्मा कपूर के साथ जो हुआ वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। इन सब अनुभवों के बाद अक्षय ने शायद तय कर लिया कि शादी उनके लिए नहीं है और आज वो बेहद बेबाकी से इस बारे में बात करते हैं। अक्षय कहते हैं, मुझे कोई शौक नहीं है बच्चा पैदा करने का। कुछ लोगों का शौक होता है कि मेरा बेटा हो, बेटी हो, फैमिली हो, लेकिन ये मेरा एम्बिशन नहीं है। ये मुझे एक्साइट नहीं करता। जब लोग उनसे पूछते हैं कि शादी क्यों नहीं की, तो वो साफ कहते हैं, सोसाइटी के ये रूल्स हैं कि इस उम्र में शादी होनी चाहिए, इस उम्र में बच्चे होने चाहिए, लेकिन मैं इन रूल्स में यकीन नहीं करता। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर कई लोगों को अजीब लगता है, लेकिन अक्षय को इसकी कोई परवाह नहीं। वो कहते हैं कि अगर इंडस्ट्री में बने रहने के लिए मुझे अपने आप को बदलना पड़े, पार्टियों में जाना पड़े, कंट्रोवर्सी करनी पड़े, तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा। अक्षय खन्ना सिर्फ शादी बच्चों के मामले में नहीं बल्कि धर्म के मामले में भी अलग सोच रखते हैं। उन्होंने खुलेआम कहा है, मैं धर्म में नहीं मानता। ये बात भारत जैसे देश में जहां धर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है कहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अक्षय को इसकी कोई परवाह नहीं। शायद ये सोच उन्हें अपने पिता से मिली है। विनोद खन्ना भी ओशो के साथ गए थे क्योंकि वो पारंपरिक धर्म में यकीन नहीं करते थे। बचपन में अक्षय को ये बात समझ नहीं आई थी, लेकिन आज वो अपने पिता की फिलॉसफी को समझते हैं। अक्षय कहते हैं, मेरे पिता ने सब कुछ छोड़ दिया था अपनी आध्यात्मिक खोज के लिए। उस वक्त मुझे बुरा लगा था, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो किया वो बहुत हिम्मत का काम था। अपनी शर्तों पर जीना ये असली आजादी है। आज के दौर में हर छोटे बड़े एक्टर के पास पीआर टीम है। सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट करना, पार्टियों में जाना, एयरपोर्ट पर फोटोग्राफर्स को बुलाना, फर्जी लिंकअप्स फैलाना, ये सब आज के ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया है। लेकिन अक्षय खन्ना इस सब से दूर हैं। उनके पास न कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है, ना ट्विटर, ना कोई पीआर टीम। ये रवैया बॉलीवुड में बहुत रेयर है। आज के एक्टर्स अपनी इमेज बनाने में इतने लगे रहते हैं कि असली काम भूल जाते हैं। लेकिन अक्षय ने साबित किया कि अगर आप में टैलेंट है तो प्रचार की जरूरत नहीं होती। धुरंधर में उनकी परफॉर्मेंस ने सोशल मीडिया पर ऐसा तूफान लाया कि किसी पीआर टीम की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑर्गेनिक तरीके से लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। ये है असली स्टारडम। जब अक्षय से पूछा गया कि वो खुद को सफल मानते हैं या नहीं, तो उनका जवाब बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा 500 करोड़ का बिजनेस है। क्या मैं तब तक कामयाब नहीं हूँ जब तक कि मैं रतन टाटा या धीरू भाई अंबानी नहीं बन जाता? यहाँ भी वही हो रहा है। लोग कहते हैं कि अक्षय खन्ना स्टार नहीं बने, लेकिन हमारे 120 करोड़ की आबादी में 15-20 लोगों को मौका मिलता है फिल्मों में लीडिंग मैन के तौर पर काम करने का। उससे ज्यादा क्या चाहिए? ये बात बिल्कुल सही है। अक्षय ने जो हासिल किया है वो 99% लोग कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा समाज ऐसा ही है। जब तक आप शाहरुख खान या आमिर खान नहीं बन जाते, तब तक आपको सफल नहीं माना जाता। अक्षय ने इस मानसिकता को चैलेंज किया। उन्होंने साबित किया कि सफलता सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स में नहीं होती, बल्कि अपनी शर्तों पर जीने में होती है। अक्षय ने अपने करियर में हर तरह के रोल किए, रोमांटिक हीरो से लेकर कॉमेडियन तक, सीरियस ड्रामा से लेकर थ्रिलर तक, पॉजिटिव रोल से लेकर नेगेटिव रोल तक। दिल चाहता है का सेंसिटिव सिड हो या हंगामा का मजेदार जीतू, ताल का रईस मानव हो या हमराज का धोखेबाज पति, रेस का चालाक राजीव हो या हलचल का कॉमिक किरदार, गांधी माई फादर का दुखी हरिलाल हो या सेक्शन 375 का तेज तर्रार वकील, दृश्यम 2 का कैलकुलेटिव पुलिस ऑफिसर हो या छावा का क्रूर औरंगजेब, धुरंधर का स्टाइलिश रहमान डकैत हो या बॉर्डर का इमोशनल सैनिक, हर किरदार में अक्षय ने अपने आप को पूरी तरह से ढाल दिया। यही तो एक असली एक्टर की पहचान है। बॉलीवुड में अक्षय खन्ना को लेकर एक राय हमेशा से रही, वो बेहतरीन एक्टर हैं लेकिन अंडररेटेड हैं। प्रियदर्शन, जिन्होंने अक्षय के साथ कई फिल्में की हैं, वो कहते हैं, अक्षय हमेशा से मेरे पसंदीदा एक्टर में से एक रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अवार्ड शोज ने उन्हें हमेशा नजरअंदाज किया। फरहान अख्तर कहते हैं, दिल चाहता में सिड का रोल अक्षय के बिना अधूरा होता। उन्होंने उस किरदार में जान फूंक दी थी। सुभाष घई कहते हैं कि ताल में अक्षय ने साबित किया कि वो सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक कंप्लीट पैकेज हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऑडियंस ने उन्हें हमेशा से प्यार दिया, भले ही उनकी फिल्में हिट ना हो।
लेकिन उनकी एक्टिंग की हमेशा तारीफ होती है। आज की युवा पीढ़ी के लिए अक्षय खन्ना एक अलग तरह की प्रेरणा है। वो सिखाते हैं कि अपनी शर्तों पर जीना कैसे है, समाज के दबाव में न आना कैसे है, अपनी कमजोरियों को ताकत में कैसे बदलना है, पॉपुलैरिटी से ज्यादा अपने काम को कैसे महत्व देना है, फेलियर के बाद कैसे उठना है। आज के दौर में जब हर कोई सोशल मीडिया पर वैलिडेशन ढूंढ रहा है, अक्षय साबित करते हैं कि असली सफलता अंदर की शांति में है, बाहर की चमक दमक में नहीं। 2025 में छावा और धुरंधर की सफलता के बाद अक्षय के पास कई ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन वो सिलेक्टिव है, सिर्फ वही काम करेंगे जो उन्हें चैलेंज करें। उनके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, जब भी वह अगली बार स्क्रीन पर आएंगे तो फिर से कुछ अलग लेकर आएंगे। कुछ सूत्रों का कहना है कि अक्षय इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर भी विचार कर रहे हैं। उनका टैलेंट और यूनिक लुक हॉलीवुड में भी काम कर सकता है। अक्षय खन्ना बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड, सबसे टैलेंटेड और सबसे यूनिक एक्टर हैं। एक ऐसा इंसान जो स्टार नहीं बना लेकिन लेजेंड बन गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अक्षय खन्ना की ये पूरी कहानी पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताइए कि अक्षय खन्ना की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है और उनकी कौन सी आइडियोलॉजी से आप खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। और हाँ, अगर आप भी मानते हैं कि अक्षय खन्ना ऑस्कर डिजर्व करते हैं तो कमेंट में लिखिए रहमान डकैत फॉर ऑस्कर। मिलते हैं अगली किसी दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।